नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई जारी कर चुके होंगे। तो आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 2 देखते हैं, संविधान निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। आज थोड़ा हमने वीडियो बनाने में थोड़ा सा बदलाव किया है। मैंने एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश वर्जन का बुक रखा है और दोनों को सामने रखते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुझे लगता है कि ये आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसा भी हो, आप मुझे इस वीडियो के बाद कमेंट करके या फिर हमारे साथ शेयर करके आप अपना विचार रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने जैसा कि पहले पिछले चैप्टर में डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा है, जिसमें जो रूलर्स होते हैं, रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। जो उनकी मर्जी है वो रूलर्स अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ जो बेसिक रूल हैं, सम सर्टेन्स बेसिक रूल हैं, वो सिटीजन के लिए बने हुए हैं और गवर्नमेंट को उसको फॉलो करना है, और यही हमारी डेमोक्रेसी होती है। सो ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे सभी नियम जिस जगह पे लिखे होते हैं, ऐसे सभी नियम जहाँ से संकलित होते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन। सर्वोच्च कानून के रूप में कानून का सबसे हाईएस्ट पोजीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिला हुआ है। सो द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे सरकार काम करेगी और सरकार की कौन कौन सी शक्तियाँ होगी, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में ही निहित होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही वर्णित होते हैं। तो इस तरीके के जो संवैधानिक स्वरूप है, उस संवैधानिक स्वरूप के बारे में हम इस चैप्टर में पूरा डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले कि हाल ही के दिनों में दक्षिण अफ्रीका का एक उदाहरण है जहाँ पे संविधान बना है। हाल ही के दिनों में कहने का मतलब कि हमारे आज़ादी के काफ़ी साल बाद। ये जो संविधान बनाने की जो साउथ अफ्रीका में प्रक्रिया हुई है, उससे हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ये आप जो पिक्चर देख रहे होंगे, ये एक साउथ अफ्रीका के महान व्यक्तित्व नेल्सन मंडेला का पिक्चर है। नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इन्होंने आज़ादी के समय में, दक्षिण अफ्रीका का आज़ादी के समय में एक भाषण दिया था। उस भाषण का कुछ कोट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, शुरुआत हम वहीं से करते हैं। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। इनका कहना है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया, मैंने कालों अश्वेतों के प्रभुत्व का भी विरोध किया। आई हैव चेरिस्ड द ideals of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity। तो ये कहते हैं कि मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। I hope it is an ideal which I hope to live for and to achieve, but if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये वो नेल्सन मंडेला हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है,
जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को अथक प्रयास के बाद आज़ाद करवाया और वहाँ गोरे और काले दोनों के बीच एक समझौता हुआ और उसके बाद वहाँ एक संविधान का निर्माण हुआ। भारत और दक्षिण अफ्रीका में एक समानता है। समानता ये है कि दोनों ब्रिटिश डोमिनेशन में रहा है, लेकिन इसके संविधान में एक विभिन्नता है। विभिन्नता ये है कि हमने ब्रिटिश को भारत से बाहर निकाल दिया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिशर्स और दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी दोनों आज भी एक साथ रहते हैं। दिस वाज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ये वो नेल्सन मंडेला है जिस पे गोरों के द्वारा यानी कि अंग्रेजों के द्वारा, वाइट्स के द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। ही and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in his country। तो यहाँ कहा जा रहा है कि 1964 में इनके साथ 7 और जो इनके लीडर्स थे उनको देशद्रोह के आरोप में सजा दे दी गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, आजीवन कारावास का। और सज़ा किस लिए मिला था? तो इन लोगों ने सरकार के विरुद्ध, सरकार के पॉलिसी के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। और वो पॉलिसी क्या थी? एपार्थीड की। एपार्थीड यानी रंग भेद की। एपार्थीड होता क्या है? तो एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एपार्थीड एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसके तहत गोरे और कालों के बीच में भेदभाव किया जाता था। दोनों को सरकार अलग अलग तरीके से ट्रीट करती थी। इन द फॉरवर्ड टाइम, आगे आने वाले समय में, ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 ईयर इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन। साउथ अफ्रीका का सबसे खतरनाक जो प्रिजन था, सबसे खतरनाक जो कह सकते हैं जेल था, वहाँ इनको रखा गया लगभग 28 साल तक। और इस आइलैंड का नाम था रोवेन आइलैंड, जहाँ पे ये जेल बनाया गया था, रोवेन आइलैंड। चलिए तो देखिए यहाँ पे एक दिया है पोस्टर जिस पे लिखा हुआ है डेंजर, और इस पे लिखा हुआ है नेटिव्स इंडियन एंड कलर्ड, इफ़ यू इंटर दिस परमिशंस एट नाइट you will be listed as missing, armed guard shoot on sight, savage dog devour the corpse, you have been burned। तो इसमें ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं, इस पोस्टर में आपको ये कहने का प्रयास किया जा रहा है, ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका में नेटिव्स इंडियन और कलर्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो रंगभेद वाला ये जो पोस्टर है वो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का सिस्टम रहा होगा साउथ अफ्रीका में और लोग कितने परेशान होंगे। सो द स्ट्रगल जो था साउथ अफ्रीका में इसी के विरुद्ध था, इस एपार्थीड सिस्टम के विरुद्ध था। तो एपार्थीड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। तो एपार्थीड क्या था? तो ये नस्ल के आधार पे एक भेदभाव था जिसमें साउथ अफ्रीका में चलाई जाती थी। एंड द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। और ये सिस्टम जो है अंग्रेज़ों के द्वारा यानी वाइट्स यूरोपियन के द्वारा बनाए गए गवर्नमेंट ने बनाया था और अफ्रीका में इम्पोज किया था। During the 17th and 18th century, the trading company from Europe occupy it with arms and force। जैसे भारत को धीरे धीरे ऑक्यूपाई कर लिया गया था, वैसे ही 17th से 18th सेंचुरी में अफ्रीका को यूरोपियन के द्वारा आर्म्स की मदद से यानी कि शस्त्र के बल पे अपने कब्जे में ले लिया गया था। But unlike India, a large number of whites had settled in South Africa and became the local ruler। लेकिन इंडिया से थोड़ा अलग वहाँ एक ऐसी बातें हुई जिससे साउथ अफ्रीका हमसे कुछ डिफरेंट हो गया।
अब भारत में तो ये जो लोग थे वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट व्यू या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही आए थे या यहाँ पे शासन कर रहे थे। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में लोगों ने यहाँ का जमीन पे अपना परमानेंट सेटलमेंट कर लिया और यहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था इस्टेब्लिश कर ली। तो अपने यहाँ के स्थानीय शासन को जब इन्होंने अपने हाथों में ले लिया, जैसे कि स्थानीय शासन को भारत में भी इन लोगों ने अपने हाथों में लिया, लेकिन ये यहाँ परमानेंट सेटल्ड नहीं हुए थे। एपार्थीड जो सिस्टम था वो क्या करता था? तो एपार्थीड डिवाइडेड द पीपल एंड लेवल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। लोगों को उनके चमड़े के कलर के अनुसार, स्किन के कलर के अनुसार ये क्या करता था? बांटता था। एपार्थीड सिस्टम। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक। नेटिव पीपल जो थे वो काले होते थे, वहाँ के जो मूल निवासी थे वो काले होते थे। आज भी आप देखते होंगे दक्षिण अफ्रीका का आपका जो टीम, क्रिकेट टीम है या फिर दक्षिण अफ्रीका का जो जिससे आप ज़्यादा फैमिलियर है, वो जब देखते होंगे उनको तो आपको ये पता जरूर चल जाता होगा यहाँ काले लोगों की संख्या है। और चूँकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये लोग काले होते हैं। सो दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेयर कॉल्ड ब्लैक्स। और इनकी जनसंख्या जो थी वो 3/4 थी, यानी कि तीन भाग जो था अफ्रीका का वो ब्लैक्स का था। बिसाइड दिस टू ग्रुप्स देयर वेयर पीपल ऑफ मिक्स रेसेस। ब्लैक्स और वाइट्स के अलावे यहाँ पे कुछ मिक्स रेसेस के भी लोग थे जिनको कलर्ड कहा जाता था, यानी ना तो वो ब्लैक में आते थे और ना तो वो वाइट में आते थे, वो बीच वाले थे, इसलिए उनको कलर्ड कहा जाता था। और इसमें मोस्ट ऑफ जो लोग थे इसमें वो माइग्रेटेड थे इंडिया से। इंडिया से ये लोग किसी कारणवश गए थे, अंग्रेज इन्हें पकड़ कर ले चल जाते थे वहाँ काम करने के लिए। सो द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। तो ये जो वाइट्स लोग थे वो जितने भी नॉन वाइट्स थे, चाहे उसमें कलर्ड हो, ब्लैक हो या फिर इंडियन हो, सभी को इन्फीरियर मानते थे, तुच्छ मानते थे। एंड द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और इन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो इस तरीके के पॉलिसी के कारण यहाँ पे साउथ अफ्रीका में लोगों के बीच में रिसेंटमेंट आ गया था, असंतोष आ गया था। अब इसे दूर करने के लिए कोई भी प्रयास वाइट्स के द्वारा नहीं किया जा रहा था। तो द एपार्थीड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। खास करके काले लोगों के लिए एपार्थीड सिस्टम काफ़ी ऑप्रेसिव था। ऑप्रेसिव मतलब कि परेशान कर देने वाला, ये एक दमनकारी नीति थी। सो दे वेयर फॉरबिडेन फ्रॉम लिविंग टू वाइट एरियाज। इसमें दुख का कारण क्या था? तो इनको वाइट एरियाज से अलग रखा गया था, उनसे फॉरबिडेन थे ये लोग, और इनको वहाँ जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था। दे कुड वर्क इन वाइट एरिया ओनली इफ दे हैड परमिट। ये वहाँ तभी जा सकते थे, काम करने के लिए भी तभी जा सकते थे जब इनके पास वहाँ का परमिट होता था। यानी अपने देश में ही इनको किसी जगह पे जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ रही थी। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सी, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेज, स्विमिंग पूल, these all things are public toilet were all separate the whites and black। तो अलग अलग लोगों के लिए ये बना दिया गया था, वाइट्स के लिए अलग और ब्लैक के लिए अलग। और जहाँ वाइट्स के लिए जो जगह बनाई गई थी उस जगह पे ये लोग नहीं जा सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक्स, colored and Indian fought against the apartheid system। तो 1950 से ये इनके विरुद्ध लड़ना शुरू कर दिए, लड़ते आ रहे थे।
तो ये जो प्रोसेस था, जिस प्रोसेस में आपको रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमा घर, इन सब चीज़ों को जो सेपरेट किया था, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेग्रेगेशन। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज सेग्रेगेशन? सेग्रेगेशन यानी कि पृथक्करण। तो जिस तरीके से इनको अलग किया गया था, पब्लिक टॉयलेट्स को अलग अलग इंतजाम किया गया था, इसी को हम लोग पृथक्करण या सेग्रेगेशन कहते हैं। They could not even visit the churches where the whites worship। यहाँ तक कि उनके गिरजाघर जाने में भी मनाही थी, जहाँ श्वेत लोग यानी जहाँ पे वाइट्स लोग पूजा करते थे, वहाँ ब्लैक्स जाकर पूजा नहीं कर सकते थे। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और ब्लैक्स को ये अधिकार नहीं था कि वो एसोसिएशन बना सके या फिर ये जो टेरिबल ट्रीटमेंट है, जो भेदभावपूर्ण व्यवहार है, उस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध कर सके। तो 1950 से जो ये ब्लैक्स थे या फिर जो कलर्स थे, जो इंडियंस थे, इन लोगों ने रंगभेद प्रणाली के विरुद्ध या फिर कह सकते एपार्थीड सिस्टम के विरुद्ध विरोध कर रहे थे, इसके विरुद्ध संघर्ष करना शुरू कर दिया था। सो दे लॉन्च protest march and strike the African nation। they launched protest marches and strike। इन्होंने जो विरोध का तरीका अपनाया, उसके तहत इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू किया और फिर हड़ताल करना शुरू कर दिया, स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, तो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के तहत ये लोग अपना लड़ाई शुरू कर दी। तो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था क्या? तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कहा जाता है कि ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत बाकी के जो वहाँ छोटे छोटे एसोसिएशंस थे जो उनसे लड़ रहे थे, जो इसके सेग्रीगेशन के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे, उन सबको एक करता था। तो इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज थी जो इसमें अफ्रीका का साथ दे रही थी, जिसने एपार्थीड सिस्टम को अनजस्ट एंड रेसिस्ट बताया था। अनेक देश ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और ये जो दमन करने वाली नीति थी, इसका विरोध किया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो वाइट्स गवर्नमेंट थी, बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय द ड्रेनिंग एंड टॉर्चरिंग द किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। तो बहुत ज़्यादा ये जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो इस चीज़ को जारी रखा और लोगों को टॉर्चर करने लगी, लोगों की हत्या करने लगी और इसी तरीके से वो अपना शासन चलाना चाहती थी। तो एक एक्टिविटी है जिसको आप लोग करेंगे, यहाँ पे आपको एक पोस्टर बनाना है नेल्सन मंडेला का, जिसमें उनके स्ट्रगल को दिखाना है। कहता है कि यदि आप उनका एक ऑटोबायोग्राफी है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अगर है तो आप उसको पढ़िए और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का आप एक सारांश लिखकर, एक समरी लिखकर हमारे साथ शेयर कीजिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन निकल कर सामने आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, शेयर करेंगे। पहला तो है कि व्हाट इज एपार्थीड, दूसरा है हु वाज नेल्सन मंडेला, और एक और क्वेश्चन आप लिखेंगे कि हाउ एपार्थीड ऑप्रेसिव फॉर द अफ्रीकन पीपल। धन्यवाद।